आज हम लोग इस लेक्चर में, इस वीडियो में कुछ ऐसा डिटेल, कुछ ऐसी छोटी बातें देखेंगे जिनके बिना आपके सारे बड़े कॉन्सेप्ट वेस्ट हैं। जब आप 10th to 11th मूव करते हैं या जब आप अपनी जेई की प्रिपरेशन शुरू करते हैं किसी भी क्लास में, तो ज़रूरी है कि ये छोटी छोटी बातें आपको पता हो, क्योंकि जब ये छोटी बातें आपको पता होंगी तभी आप इनका यूज़ हर चैप्टर में कर पाएंगे। इसे कुछ लोग बेसिक मैथमेटिक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे छोटी क्लासेस में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, इन सबको बेसिक बोला जाता है मैथ्स का, तो ऐसे ही हम जो यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम जो इन कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं, इन्हें भी जेई की सारे करिकुलम का बेसिक बोला जाएगा। ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा जिसमें इनका यूज ना हो, इसलिए इनको बड़े ध्यान से पढ़ें। दूसरी बात, कोई भी बुक क्लियरली इनको ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखती, क्योंकि कोई भी बुक सिर्फ चैप्टर पर, फॉर्मूला पर और बड़े कॉन्सेप्ट पर ध्यान देती है। लेकिन अगर आप सिस्टमैटिक प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इनके बिना आपकी सारी प्रिपरेशन वेस्ट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि हम यहाँ पर क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए, ये सामने आपके लिखा हुआ है 5 की पावर 1/x और 5 सर्ड आपने एक, मैंने जो वर्ड यूज किया है ये आपने बचपन में सुना होगा, सर्ड किसे कहते हैं? रेडिकल्स भी हम इसको बोलते हैं। जैसे 4th रूट हुआ, जैसे 5th रूट हुआ, जैसे 6th रूट हुआ, 5th रूट, क्यूब रूट, 6th रूट, स्क्वायर रूट, तो इन सबको हम सर्ड बोलते हैं, राइट। अब हम बचपन से ये बात पढ़े हुए होते हैं कि हमारे पास, जैसे मान लीजिए मेरे पास 5th रूट है किसी का, तो उसको हम x की पावर 1/5 लिख सकते हैं। ये हमने पहले से पढ़ा होता है, तो हम ये सोचने लग जाते हैं कि ये दोनों सेम है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ये दोनों सेम बिल्कुल भी नहीं है, ये इन दोनों में डिफरेंस है। हाँ, अगर दोनों में x को ऐसा पुट किया जाए जिस पर दोनों डिफाइंड हो, फिर से सुनिए, अगर x की वैल्यू ऐसे पुट की जाए जिस पर ये दोनों ही टर्म डिफाइंड हो, अपनी बेसिक डेफिनेशन को सेटिस्फाई करती हो, तब इन दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, देखिए, अगर मैंने आपको दो छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए, मान लीजिए मैंने बोला दिस इक्वल टू 25, एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया दिस इक्वल टू 25, मैंने दोनों में ही आपको बोला देन x इक्वल टू क्या होगा। आपको यही आदत बेटा होती है, जब दोनों तरफ बेस इक्वल होता है तो आप कंपेयर करा देते हैं दोनों साइड में, और यहां से वैल्यू क्या आ गई बेटा? 1/2। अगर आप यहां की बात करेंगे, आप पहले इसको ऐसे लिखेंगे, 25 को 5 स्क्वायर आप लिखेंगे, और उसके बाद बेटा आप दोनों साइड कंपेयर करेंगे, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 1/2। तो आपको फील हुआ कि दोनों से ही सेम आंसर आ रहा है, x इक्वल टू 1/2, जबकि ऐसा नहीं है। रियलिटी क्या है, अब आप वो देखिए। रियलिटी ये है बेटा कि ये इस क्वेश्चन में नो सॉल्यूशन आएगा, सेकंड क्वेश्चन में। हाँ, पहले वाले का आंसर करेक्ट है, लेकिन दूसरे वाले का सॉल्यूशन नहीं आएगा। क्योंकि बेटा अब हम, जब हमारे x की वैल्यू 1/2 आ गई, हमने जब वापस जा करके देखा, हमने देखा x कहाँ है? x इस सर्ड का इंडेक्स है, x इज इंडेक्स ऑफ दिस सर्ड। और ये हम बात भूल जाते हैं छोटी छोटी क्लासेस की, हम कोई बात ध्यान नहीं रखते। हमें लगता है कि जेई की प्रिपरेशन करनी है तो हमें सिर्फ 11th 12th को ही डिटेल में पढ़ना है या और उससे ऊपर की चीज़ें पढ़नी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी आप देखेंगे, आपने 8th 9th या 10th क्लास में कहीं देखा होगा कि इंडेक्स ऑफ सर्ड मस्ट बी ए नेचुरल नंबर। कहीं भी आपके पास अगर इस तरह से कुछ लिखा है तो ये जो इंडेक्स है x, दिस मस्ट बी ए नेचुरल नंबर। वहाँ कुछ बार ऐसा भी लिखा होता है कि दिस मस्ट बी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 2।
चलिए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पे भी को बाद में सोच लेंगे। तो इंडेक्स का जो सर्ड का इंडेक्स है वो हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये x तो इंडेक्स का सर्ड दिया हुआ था क्वेश्चन में, इसका मतलब x की वैल्यू 1/2 वहां पर नहीं चल पाएगी, x की वैल्यू आप 1/2 वहां पर पुट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें इसको रिजेक्ट करना पड़ा। तो एक ही हमारा सॉल्यूशन आया था और उसी को रिजेक्ट करना पड़ा, तो फाइनली क्या हो गया, नो सॉल्यूशन हो गया। तो समझ गए बात को कि हमें किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, चाहे हम किसी भी चैप्टर में हों, जो x की वैल्यूज आती हैं हमें फिर वापस से चेक करना पड़ता है अपनी इक्वेशन को। उसमें अगर कोई स्पेशल केस दिया होता है, जैसे सर्ड है, लोगरिथम है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, स्क्वायर रूट है, तो इन सबको वापस से हमें चेक करना होता है। तो x की अगर कोई ऐसी वैल्यू हमारे सॉल्यूशन में आ रही है जिस पर ये एग्जिस्ट नहीं करेंगी वो टर्म, तो उसे हमें रिजेक्ट करना पड़ता है। तो समझ गए बेटा कि दोनों में डिफरेंस है। अब तक बचपन से हम दोनों को सेम समझते आ रहे हैं, दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन उन x के लिए जिन पर दोनों एग्जिस्ट करते हो। ठीक है, अगर x यहाँ नेचुरल नंबर होता तो 5 की पावर 1/x और x रूट ऑफ 5 दोनों सेम हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब कई बार हमें ऐसा और फील होता है कि हमारे पास जब बेस सेम है तो कंपेयर कैसे करें, जब बेस सेम है तो कंपेयर कैसे करें। तो हमारी आदत अभी तक सिर्फ यही होती है कि जब हमारे पास बेस सेम है, जब हमारे पास बेस इक्वल है दोनों साइड में, तो हम पावर्स को कंपेयर करते हैं सिर्फ, जबकि ऐसा नहीं है। पावर्स को आप कंपेयर करेंगे, आप कुछ और भी कर सकते हैं साथ में, आपको और भी करना पड़ेगा। आप पावर को कंपेयर करेंगे, यहां से कुछ वैल्यूज आएंगी, इसको फैक्टराइज करके देखते हैं बेटा। ये आ गया 10x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, मीन्स ये आ गया बेटा 5x प्लस 1 एंड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या क्या आ गई बेटा, -1/5 एंड 1/2। हमारी आदत अभी तक यही है, हम लोग क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं कि बस बेस सेम है, पावर कंपेयर हो गई, वैल्यू आ गई। नहीं, बेस वेरिएबल है, ध्यान रखना। जब बेस वेरिएबल हो, भले इक्वल हो, तो पावर के साथ में बेस को भी कंपेयर करवाना है। फिर से सुनिए, जब बेस वेरिएबल हो तो पावर के साथ में बेस को भी कंपेयर करवाना है। पावर सेम होकर तो वैल्यू आएंगी ही x की, साथ में बेस को से कंपेयर करके भी कुछ वैल्यूज आएंगी। देखिए, जब आपने बेस को कंपेयर करवाया तो x ऐसे कंपेयर नहीं करवाना है, बेस 1 होगा, 1 भी हो सकता है, या फिर बेस 0 भी हो सकता है। जब बेस सेम हो तो पावर को कंपेयर करवाएं ही, साथ में बेस को 1 और 0 भी करवा के देखें। ठीक है, 1 या -1 दोनों करवाना चाहिए वैसे, लेकिन यहां क्योंकि हमारे पास क्या है बेटा, मॉडुलस है, वो नेगेटिव दे नहीं सकता, इसलिए मैंने सिर्फ इतना करवाया। तो यहां से क्या आ गया, x-2 इक्वल टू +-1। ये आप मोड के बारे में जानते हैं, इक्वल टू प्लस माइनस लग जाता है अगर मोड के इक्वल टू में एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। एक बार आपने प्लस लिया, एक बार आपने माइनस लिया, तो x-2 इक्वल टू 1 एंड x-2 इक्वल टू -1। यहां से आ गया बेटा x इक्वल टू 1, यहां से आ गया मेरे पास x इक्वल टू 3। ये दो सॉल्यूशन हो गए। अब मैं बात करूं और आगे की, तो x-2 को जब आपने 0 किया तो कितना आ गया बेटा, x-2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। एक ये भी मेरे पास आंसर आया। तो मेरे पास सॉल्यूशन क्या क्या हो गए बेटा, ये मेरे पास सॉल्यूशन है, ये मेरा सॉल्यूशन है, ये मेरा सॉल्यूशन है, ये मेरा सॉल्यूशन, और आपको दिख रहा है x इक्वल टू 2 आपने पुट किया तो 0 की पावर समथिंग इक्वल टू 0 की पावर समथिंग, दोनों LHL इक्वल टू RHL हो जाएंगे। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, LHS RHS इक्वल हो जाएंगे। तो ये भी सही है। तो ये मेरे 5 आंसर है यहाँ पर और एक ऐड कर लेना, x इक्वल टू 2 भी हमारा आंसर होगा। तो समझ रहे हैं बेटा कि बेस सेम होने पर सिर्फ पावर को कंपेयर नहीं करना है, साथ में बेस को भी कंपेयर करना है अगर बेस इक्वल हो तो, बेस अगर वेरिएबल हो तो। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, इसमें भी कुछ और भी कॉन्सेप्ट हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है, यहाँ पर दिया हुआ है। अब आपको आदत यही वाली बेटा होती है, यहाँ पर आपको आदत क्या होती है कि x-3 का मोड जब 3x² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 1 रहेगा, तो दो केसेस यहां पर आपको दिख रहे हैं। आपको अभी तक यही फील होता है ना कि ये क्या रहा होगा राइट साइड में, ये x-3 ये रहा होगा बेटा मेरे पास x-3 के मोड की पावर 0 रही होगी, तभी तो 1 हुआ वो। तो आप क्या करते हैं, पावर से पावर को कंपेयर करवाते हैं। दिस इक्वल टू आपने 0 करवाया,
यहाँ से क्या आ गया बेटा, देखते हैं 3x² माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 3 एंड 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू बेटा 3 एंड 1/3 हो गई। लेकिन मैंने बोला था ना बेस को भी कंपेयर करवाएं, तो बेटा दोनों तरफ बेस अगर इक्वल है तो x माइनस 3 का मोड क्या होना चाहिए, 1 चलेगा। तो x माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 1, मोड हट करके उधर प्लस माइनस लग जाता है, ये मैंने पहले ही बता रखा है। एक बार यहाँ प्लस साइन लिया, इनमें से प्लस माइनस में से एक बार माइनस लिया, तो ये कुछ बेटा ऐसा हमारे पास हो गया। यहाँ से x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 1 लिया तो x इक्वल टू 2 मेरे पास हो गया। हाँ, इस बार जब जो है बेस को, अब बोलेंगे आप बेस को 0 करवाइए, चलो मैंने बेस को अगर 0 किया, x माइनस 3 को 0 किया तो x की वैल्यू 3 आ गई, वो पहले से इधर कवर हो चुकी है, ठीक है। अच्छा, लेकिन बेस को 0 वैसे करवाना नहीं है, क्योंकि बेस को अगर यहाँ 0 करवाया तो इक्वल टू 1 नहीं आ पाएगा। अब और देखिए, लेकिन इसमें कुछ प्रिकॉशंस बरतिए, आप जल्दबाजी में इन सारे आंसर्स को टिक ना कर दें। जब आप बेस को कंपेयर करवाते हैं, पावर को कंपेयर करवाते हैं, जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल लेफ्ट और राइट में आता है, तो उस कंपैरिजन के बाद एक बात का ध्यान रखें, x की उस वैल्यू को रिमूव कर दें जिस पर 0 की पावर 0 बन रहा हो। तो x की वैल्यू अगर मैं 3 पुट करता हूं तो इस पर ये जो लेफ्ट साइड हमारे पास है, ये 0 की पावर, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 0 की पावर 0 बना देगा, क्योंकि बेस में पुट होगा तो 0, 3 पुट होगा तो, और पावर में पुट होगा तो भी 0, तो 0 की पावर 0। इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, ये डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, और अगर डज नॉट एग्जिस्ट हुआ तो मतलब ये वैल्यू हमारी पुट नहीं हो पाएगी। ये बिल्कुल वही बात है कि जब किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, वेरिएबल की वैल्यू आई तो उसको जहां डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो उसको हटा दें, उस वैल्यू को रिजेक्ट कर दें। जिस पे कोई टर्म इन्फिनिटी बन रहा हो उस वैल्यू को रिजेक्ट कर दें। जिस पर 0 की पावर 0 बन रहा हो उस वैल्यू को रिजेक्ट कर दें। जिस वैल्यू में लॉग सेटिस्फाई ना हो रहा हो उसको रिजेक्ट कर दें। जिस वैल्यू में स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ रहा हो उसको रिजेक्ट कर दें। बात समझ पा रहे हैं? तो ये जो मैंने अभी बोल के बताई, इनको आप नोट कर लेना एक एक लाइन को, और इनको रिजेक्ट करना होता है आपको लास्ट में। क्लियर है बेटा? तो समझ गए कि वेरिएबल की पावर वेरिएबल में भी जल्दबाजी में कंपैरिजन ना करवाएं। कंपैरिजन के बाद ध्यान रखें कि किन वैल्यू को बाद में रिजेक्ट कर, वापस पुट करके भी देख लें। वेरिएबल की पावर वेरिएबल जब हो तो वापस x को पुट करके भी देख लें, कहीं 0 की पावर 0 ना बन जा रहा हो। ठीक है, तो ये रिजेक्ट हो गया बेटा। तो क्या आंसर बचा? सिर्फ 1/3, 4 एंड 2, यही सिर्फ आंसर मेरे पास बचे। तो समझ गए बेटा कैसे कंपैरिजन होगा और वापस पुट करा के किन को वैल्यूज़ को रिजेक्ट करवाना है। और देखिए बेटा आगे एक यहां पर आता है, जब हमारे पास स्क्वायर रूट के ऊपर में या स्क्वायर के ऊपर में जब रूट लगा होता है तब हम बड़ी जल्दबाजी कर बैठते हैं बेटा। तो इसको भी आप देखिए, ध्यान रखें, जब स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट हो तो आप मोड लगा के उसको बाहर निकालें। जल्दबाजी कभी ना करें, मॉडुलस लिखें। उसको ऐसा ना लिखें बेटा कि स्क्वायर के ऊपर x है उसको x लिख दिया, ऐसा ना लिखें, ये गलत होगा। मॉडुलस लगा करके बाहर निकालें। जैसे कि यहाँ 4 माइनस एक्स का स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो बेटा 4 माइनस एक्स का मॉडुलस काम आएगा इक्वल टू 2। तो 4 माइनस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो गया। एक बार यहाँ पर प्लस साइन ले लेंगे राइट साइड में, एक बार बेटा माइनस साइन हम लोग ले लेंगे। यहाँ पर कितना हो गया ये 4 माइनस एक्स इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2। ऐसे ही बेटा 4 माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 2 हमने लिया तो ये हो गया x इक्वल टू 6। तो ये दोनों हमारे सॉल्यूशन हो गए। तो जल्दबाजी कभी भी ना करें। स्क्वायर के ऊपर अगर स्क्वायर रूट है तो उसे इक्वल टू x ना लिखें बेटा, मोड x लिखें, मॉडुलस लगाएं, तभी स्क्वायर से स्क्वायर रूट को कैंसिल करें। सही है? हाँ, ये ध्यान रखना बेटा, अगर अंदर में रूट है और ऊपर में स्क्वायर है तो टेंशन नहीं लेनी है, तो सही है वो, है ना। अंदर बाहर में रूट हो तो मॉडुलस लगाएं। क्लियर है? जब मॉडुलस की बात यहाँ आ ही गई है तो मैं कुछ और भी बेटा आपको डिटेल बताना चाहता हूँ मॉडुलस के बारे में। अभी तक कहीं किसी की आदत बेटा ऐसी तो नहीं है कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल टू प्लस माइनस 2 लिखेंगे। ऐसा कभी मत करना। स्क्वायर रूट की वैल्यू प्लस माइनस कभी भी नहीं आती है, क्योंकि स्क्वायर रूट हमेशा 0 या 0 से बड़ी ही वैल्यू देगा, और स्क्वायर रूट तभी डिफाइंड होगा अगर उसके अंदर का इनपुट भी 0 या 0 से बड़ा होगा। ना उसके अंदर इनपुट नेगेटिव चलता है और ना ही उसकी अपनी वैल्यू कभी नेगेटिव आ सकती है। तो इसलिए कभी स्क्वायर रूट लिखा है उसके सामने प्लस माइनस 2 ना लिखें, उसके सामने सिर्फ और सिर्फ प्लस 2 लिखें। इसका ध्यान रखना बेटा, ठीक है। स्क्वायर रूट की वैल्यू प्लस माइनस कभी नहीं आएगी। स्क्वायर रूट की वैल्यू ओनली प्लस 2 आएगी, नेगेटिव नहीं आ सकती, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा? और आगे देखते हैं।
ये हर कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा। और देखिए कई बार हमें ये एक्चुअली मैं यहाँ कुछ फैक्टराइज के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि फैक्टराइज करना बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे जेई के क्वेश्चंस में। फैक्टराइज मतलब हर चैप्टर में 2-4 क्वेश्चन होते हैं जहाँ फैक्टराइज करना पड़ता है, चूंकि इनइक्वालिटी वगैरह हमें सॉल्व करनी पड़ती है। तो फैक्टराइज करने के भी कुछ रूल्स देखिए, मैं 4-5 वैरायटी का एक 2 क्वेश्चन यहाँ पर लेकर दिखा रहा हूँ आपको फैक्टराइज का। जब ये 4-5 फैक्टर हो, या तो 4 फैक्टर आएंगे या फिर 6 फैक्टर आएंगे या 8 फैक्टर आएंगे, हमेशा इवन आएंगे आपके पास। ये प्रोडक्ट में हो और प्लस माइनस में कुछ लिखा हो, तो फैक्टराइज कैसे करें? आप क्या करें, जो ये फैक्टर्स हैं इनमें पहले एक्स के कोफिशिएंट सबके सेम बनाएं। तो एक्स के कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है। एक्स के कोफिशिएंट सेम बनाने के बाद बेटा आप यहाँ पर जो सबसे छोटी वैल्यू है एक्स के साथ प्लस माइनस में लिखी हुई, जो x के प्लस में लिखी हुई सबसे छोटी वैल्यू और सबसे बड़ी वैल्यू, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें। फिर ऐसे ही जो इधर से लेफ्ट से सेकंड वैल्यू है और राइट से सेकंड वैल्यू है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें। जब x + 1 x + 4 को मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया बेटा x + 5x + 4। ऐसे ही जब रिमेनिंग 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया, x² + 5x + 6 - 8। समझ गए आप किस किस को मल्टीप्लाई करना है? आप चाहें तो वैल्यू के बढ़ते या घटते हुए क्रम में लिख लीजिए, फिर पहले सबसे छोटे और सबसे बड़े को आपस में मल्टीप्लाई कराएं। ऐसे ही लेफ्ट से सेकंड और राइट से सेकंड, उनको आपस में मल्टीप्लाई कराएं। अगर 6 होते तो लेफ्ट से थर्ड, राइट से थर्ड वाले को आपस में मल्टीप्लाई करवाते। इसका फायदा ये होता है कि कुछ एक जैसा बन जाता है। मान लीजिए ये वाला जो पोर्शन है यही इसमें भी बन रहा है। मैं इसको अगर थोड़ी देर के लिए टी लेट कर लेता हूँ, कुछ नया नाम दे देता हूँ टी, तो ये आ गया टी इंटू ये क्या हो गया बेटा t + 2 - 8। तो आपका दिया हुआ जो ये पोलिनोमियल था ये इसमें कन्वर्ट हो गया, ये हो गया t² + 2t - 8। ये बेटा फैक्टराइज हो रहा है, ये हमारे पास फैक्टराइज हो गया। अब तो t + 4 एंड t - 2। अब जब फैक्टराइज हो गया फिर t को वापस ले आइए। ये t क्या था, इसको आपने t लिया था, तो t को आप वापस कर दीजिए। तो ये क्या हो गया बेटा, ये ऐसे हो गया। और क्वाड्रेटिक चैप्टर आपको बहुत अच्छे से पता होता है। क्वाड्रेटिक में आप पहुंचने के बाद आप खुद से ये सब कुछ कर सकते हैं। क्लियर है बेटा बात? बस मुझे तो जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें थी उनको मैंने फैक्टराइज करके दिखा दिया। क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना वो आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट डी पर डिपेंड करता है, फैक्टराइज होगा या नहीं होगा, तो वो आपके कंट्रोल में आगे जाके करके आप वहाँ से देख लेना। क्वाड्रेटिक आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, थोड़ा सा आप आगे और पढ़ेंगे। तो क्लियर हो गई बेटा बात कि आपको कैसे फैक्टराइज करना है जब कुछ फैक्टर्स प्रोडक्ट में आ जाएँ तो, है ना। और प्लस माइनस में कुछ लिख दे, समझ गए। छोटी और बड़ी वैल्यू का मल्टीप्लाई करें, सेकंड लेफ्ट से सेकंड, राइट से सेकंड, उनका मल्टीप्लाई करें, ठीक है। 6 आ जाएँ तो 2 ऐसे ही कर करके वो 3 डिग्री का बन जाएगा। और देखिए आगे, तो बेटा यहाँ पर जो है कुछ और भी हमारे पास कॉन्सेप्ट हैं, जैसे फैक्टराइजेशन। हमें क्या लगता है कि फैक्टराइजेशन तो एक बड़ी बेसिक सी चीज़ है। क्वाड्रेटिक्स को हमने पहले फैक्टराइज किया है काफ़ी क्लासेज में, 9th में, 10th में, 8th में। लेकिन हमारे पास यहाँ पे पावर 4 वाले को भी फैक्टराइज करने के लिए आ सकता है। हमारे पास यहाँ पर क्यूबिक को फैक्टराइज करने के लिए आ सकता है। अच्छा, क्यूबिक को फैक्टराइज करने को काफ़ी आसान समझते हैं बच्चे। बात यह है, यहाँ मैं वो नहीं समझाने वाला कि क्यूबिक को कैसे फैक्टराइज करते हैं। यहाँ मैं समझाने वाला हूँ कैसे हम उसको फैक्टराइज करते हुए टाइम बचा सकते हैं। तो फिलहाल अगर बेटा मैं बात करूं यहाँ पे कि पावर 4 वाले को कैसे फैक्टराइज करना है, वो देखिए। यहाँ मैं उस पावर 4 वाले को फैक्टराइज करना बता रहा हूं जिसमें सिर्फ x की पावर 4 वाली टर्म हो, या किसी की भी पावर 4 वाली टर्म हो, कांस्टेंट टर्म हो एंड स्क्वायर वाली टर्म हो। इन 3 टर्म के अलावा कोई भी टर्म ना हो, मतलब ओड टर्म ना हो, जैसे x³ हुआ, x वाला टर्म हुआ, ये सब ना हो। तो कैसे हमें फैक्टराइज करना है, अभी मैं यहाँ पे वो बेटा आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको देख के सभी लोग बोल सकते हैं कि ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, लेकिन हम कर सकते हैं इसको फैक्टराइज। क्या करें, पावर 4 वाले को और कांस्टेंट को स्क्वायर की तरह लिख दें। ये 18 का स्क्वायर हो गया। फिर इसे a² की तरह ट्रीट करें, इसे b² की तरह ट्रीट करें, तो +2ab और -2ab लिख दें। +2ab एंड -2ab लिख दें। ये क्या हो गया बेटा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, x² + 18 का स्क्वायर। और बेटा जो बचा हुआ माइनस वाला हिस्सा बचेगा उसको भी स्क्वायर की तरह लिख दें। जैसे फिलहाल मुझे दिख रहा है 6x का स्क्वायर। आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये a² - b² का फॉर्मूला बन चुका है। तो a² - b² का फॉर्मूला आप बहुत अच्छे से जानते हैं, a + b × a - b। तो देखिए ये फैक्टराइज हो गया, जबकि ऐसा फील हो रहा था कि ये तो फैक्टराइज
हो ही नहीं पाएगा x की पावर 4 वाला। ठीक है, तो समझ रहे हैं आप बात को कि कैसे हमें फैक्टराइज करना है पावर 4 वाले को। लेकिन ध्यान रखें मैं उसको फैक्टराइज करना बता रहा हूं इस कॉन्सेप्ट में जिसमें पावर 4 वाली टर्म हो, कांस्टेंट टर्म हो एंड स्क्वायर वाली टर्म हो सकती है, इन तीन के अलावा कुछ भी और ना हो। और देखिए जैसे मान लीजिए ये है, मैंने बेटा पावर 4 वाले को और कांस्टेंट को स्क्वायर की तरह लिखा, ये हो गया। जो एडिशनल स्क्वायर वाला टर्म हो उसको साइड में ऐसे ही छोड़ दिया करो बेटा, मैंने ऐसे छोड़ दिया उसको स्क्वायर वाले टर्म को। फिर इसे ए स्क्वायर समझा, इसे बी स्क्वायर, तो प्लस 2ab माइनस 2ab करेंगे, ये बेटा ऐसा हो गया। अब इसने क्या बनाया, ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब आप प्लस वाला होल स्क्वायर बनाया कीजिए, माइनस वाला नहीं, वरना दिक्कत आ जाएगी। फिर माइनस ए स्क्वायर बच गया ये इसके साथ मिल करके। अब मुझे दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बेटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये मेरे पास फिर से फैक्टराइज हो गया। तो देखिए मैंने इसको भी फैक्टराइज कर दिया। तो बात समझ पा रहे हैं आप बेटा, पावर 4 वाले को कैसे फैक्टराइज करना है मैंने वो आपको अंदाजा दे दिया है। अब आप आगे इसको यूज कर सकते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यहां मैं बता रहा हूं मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। जेई में, किसी भी जेई में, ओलंपियाड्स में, जितने भी हम इधर उधर कंपटीशन देते हैं कहीं भी इसका यूज हो सकता है बेटा, ध्यान रखिएगा। अब मैं यहां बताने वाला हूं कि एक्स क्यूब क्यूबिक जो होती है उसको हम कैसे फैक्टराइज करेंगे। थोड़ा सा अंदाजा आपको है, मैं यहां बताने वाला हूं कि बीच में जाकर जब आप डिवाइड करते हैं ना लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो उसमें कैसे टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि यहां हमारे पढ़ाने का मतलब सिर्फ कॉन्सेप्ट बताना नहीं है, टाइम भी बचाना है, क्योंकि कॉम्पिटिशन के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए मान लीजिए सबसे पहले देखिए, ये आपको कुछ टीचर्स ने बताया भी होगा और वही करना है। सबसे पहले हम रिटर्न ट्रायल करते हैं। x इक्वल टू हमने 1 पुट किया तो बेटा इसकी वैल्यू 0 नहीं हो पाई। फिर हमने x को बेटा -1 पुट किया, -1 पुट हुआ तो इसकी वैल्यू 0 हो गई दिए हुए पोलिनोमियल की x इक्वल टू -1 पर। अगर यहां तक काम नहीं चलता, 0 नहीं होती, तो हम लोग 2 और -2 ये और पुट करते हैं। इतने में हमारा काम जनरली हो जाता है 99% क्वेश्चंस में। ठीक है, अब -1 पुट करने पर अगर ये 0 आ गया, मतलब -1 को लेफ्ट में लाएंगे तो x + 1 होगा, तो मतलब x + 1 इज ए फैक्टर। अब आप इसके बाद क्या करते थे, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा करके x + 1 से इसको आप डिवाइड करते थे। मुझे भी डिवाइड करना है, लेकिन मैं एक नया तरीका आपको बता रहा हूं जिससे आप अगर एक बार सीख गए तो एक लाइन में डिवाइड कर दिया करेंगे। x + 1 से डिवाइड करना है तो x + 1 को बेटा 3 बार लिख लीजिए, क्योंकि ये क्यूबिक है। अगर ये पावर 4 वाला होता तो 4 बार हम लिखते, 2 वाला होता 2 बार लिखते, 5 पावर वाला होता 5 बार लिखते। उतनी बार लिख लीजिए इस लीनियर फैक्टर को जितनी बार आपको, जितनी डिग्री वाला आपको पॉलिनोमियल में डिवाइड मारना है। अब सबसे बड़ी पावर से शुरू कीजिए, 3 पावर सबसे बड़ी है। मुझे सबसे पहले x की पावर 3 बनाना है, किसका मल्टीप्लाई करना होगा, x स्क्वायर का, या x स्क्वायर इंटू x क्यूब बन चुका, लेकिन एडिशनली इसने क्या दिया, x स्क्वायर इंटू 1 मीन्स x स्क्वायर भी दिया। x स्क्वायर हमें कितना चाहिए, 0 टाइम x स्क्वायर चाहिए, मतलब है ही नहीं x स्क्वायर, तो मुझे कितने और लाना पड़ेगा, -x स्क्वायर लाना पड़ेगा ताकि कंपनसेट होके 0x स्क्वायर बन जाए। साथ में क्या हुआ, -x और बना 1 में मल्टीप्लाई होके, ये मुझे कितने चाहिए, मुझे -13x चाहिए। कितने और लाने हैं मुझे, -12x और लाने हैं, तो यहाँ -12 का मल्टीप्लाई कर दिया ताकि -12x मिल जाए। हाँ, -12 जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो खुद से ही कांस्टेंट टर्म बन जाएगा। बेटा इन सभी में आपको दिख रहा है कि x + 1 कॉमन लिया जा सकता है। मैंने बेटा x + 1 कॉमन ले लिया, ये कितना हो गया, x स्क्वायर -x -12। ये तो क्वाड्रेटिक है बेटा, इसको आप आराम से खुद से हैंडल कर सकते हैं। चलो ये इसको भी मैं फैक्टराइज कर देता हूँ, वैसे क्वाड्रेटिक में पहुंचने के बाद आप खुद हैंडल कर लेते हैं। तो देखिए क्यूबिक को फैक्टराइज करना आपने पहले सीखा है ये तरीका, लेकिन ये डिवाइड करने वाला, एक लाइन में डिवाइड करने वाला तरीका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टाइम बचाएगा आपको, इसलिए मैंने इसको यहां बताया है। ठीक है बेटा, और देखिए ऐसे ये क्यूबिक है, इसको भी आप बिल्कुल सेम तरीके से कर सकते हैं। पहले हिट एंड ट्रायल से एक फैक्टर लाएंगे, उसके बाद उससे डिवाइड कर देंगे मेरे वाले तरीके से, टाइम बचेगा, एक लाइन में डिवाइड हो जाएगा। समथिंग + 1 बाय समथिंग, समथिंग + 1 बाय समथिंग को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, आप ये देखिएगा। देखिए बेटा हमारे पास अगर कुछ भी एक लिखा हुआ आ जाए और प्लस उसका 1 लिखा हुआ आ जाए, तो उसे कैसे हैंडल करना है वो सुनिए। x स्क्वायर कुछ भी लिखे और प्लस में उसका 1 लिखे, तो ध्यान रखना उसकी वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होती है अगर ये पॉजिटिव हो तो। और बेटा समथिंग + 1 बाय समथिंग की वैल्यू -2 या उससे छोटी होती है अगर ये 0 से छोटा हो, मतलब नेगेटिव हो तो इस बात का आप ध्यान रखें। ये काफ़ी टाइम आपका बचा सकता है। जैसे मान लीजिए कभी मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाए, दिस
प्लस 1/this, इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू की मैं बात करने लगूँ तो मुझे दिख रहा है समथिंग प्लस 1/समथिंग है, और x² + 1 कभी नेगेटिव वैल्यू दे ही नहीं सकता। तो मैं इसका मतलब मैं समझ गया ये पॉजिटिव है, तो इसकी वैल्यू 2 या 2 से बड़ी हो जाएगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई, अगर इसकी मिनिमम वैल्यू मुझसे मांगी होती तो आप थोड़ा जल्दी बता सकते हैं चीज़ों को। जैसे मान लीजिए मेरे पास आया कि log AB की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाएगी, तो बेटा यार ऐसे नहीं, ऐसे लिखता है वो अक्सर, ऐसे log AB + log B है। तो बेटा आप समझते हैं कि इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, log AB प्लस इसको मैं 1/, करके लिख सकता हूं ऐसे। तो अब समथिंग प्लस 1/समथिंग हो गया, हम ऊपर वाले से हैंडल कर सकते हैं। हम A और B की थोड़ा वैल्यू का अंदाजा लेकर के ये देख लेंगे कि ये लोग पॉजिटिव, ये जो log है, लॉगरिथम है, ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है या नेगेटिव। उस हिसाब से हम 2 से इन्फिनिटी या -∞ से -2 बता सकते हैं उसको। समझ गए बेटा? समथिंग प्लस 1/समथिंग की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकालते हुए हम किसकी हेल्प लेंगे? अगर कभी भी कोई log हो, log में अंदर आर्ग्यूमेंट पर कोई इवन पावर लगी हो तो बेटा वो इनटू में आ जाती है, ये आप लॉगरिथम में देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां बेटा मोड लगाना है आपको। अगर इवन पावर प्रोडक्ट में आती है log के अंदर आर्ग्यूमेंट की, तो अंदर में आपको मोडुलस लगाना होता है, इसका आप ध्यान रखें। और सेम कॉन्सेप्ट बेस की पावर को भी बाहर लाएंगे तो भी वही कॉन्सेप्ट होगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं बेटा जो कोई बुक लिखती नहीं है, लेकिन आपको बेटा ध्यान रखना होगा कि ये सभी लिखते हैं कि लॉगरिथम में आर्ग्यूमेंट की पावर प्रोडक्ट में आ जाती है, लेकिन ये कोई नहीं लिखता कि बेटा उस पर मोड भी लगेगा। जल्दबाजी कभी ना करें, किस्मत कभी भी खराब हो सकती है, इसलिए इन छोटी छोटी बातों का बेटा ध्यान रखें। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें हमारे पास बहुत सारी हैं। क्योंकि एक ये इसका जो टाइम है लेक्चर का वो लिमिटेड है, इसलिए मैं कुछ लिमिटेड चीज़ें ही आप तक पहुंचा पा रहा हूं। लेकिन अगर आप और भी चीज़ें जानना चाहते हैं तो या हमारे चैनल पर जुड़े रहें। थैंक यू।